Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start our next part of chapter number 6 citizenship. Okay, ये चैप्टर बेसिकली एम लक्ष्मीकांत का 6 चैप्टर है. तो बिफोर स्टार्टिंग द आवर नेक्स्ट पार्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना जो अपनी एम लक्ष्मीकांत बुक है उसको प्लीज़ ओपन करके रखें, क्योंकि वहाँ पे कुछ वेरियस पॉइंट्स हैं कि आप अगर साथ में पढ़ते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, ध्यान में रखते रहेंगे तो काफ़ी इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करने में. ठीक है. और लास्ट पार्ट के अंदर हमने अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनके बारे में देखा. ठीक है. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी पढ़ा. तो ये चैप्टर और ये वाला जो पार्ट है मैं अभी इसी से स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से, जो भी ये सिटीजनशिप वाला हमारा जो पार्ट था यहाँ से. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. The Citizenship Act of 1955, a comprehensive law dealing with the citizens was passed by Parliament in 1955 in accordance with the power vested in it by Article 11. देखो सिटीजनशिप एक्ट को पावर कहाँ से मिलती है, हमारा जो आर्टिकल 11 है वहाँ से. और ये कब पास हुआ था पहली बार? पार्लियामेंट के अंदर 1955 के अंदर. ठीक है. यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि सिटीजनशिप भारत की कैसे एक्वायर की जाएगी और वो टर्मिनेट भी कैसे हो सकती है. अगर मान लो कोई छोड़ना चाहे तो उसके लिए कौन से वेरियस ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप भारत की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं या फिर आपकी सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है. तो इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था. तो पहले पढ़ते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि इसको एक्वायर कैसे किया जा सकता है, आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है. तो इसके कुछ मोड्स हैं लाइक बाय बर्थ. ठीक है. सबसे पहला तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर उसका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद. ठीक है. 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, या तो उस दिन उसका जन्म हुआ हो या फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ हो, लेकिन 30 जून 1987 से पहले हुआ हो. ठीक है. 1950 और 1987 के बीच में होना चाहिए, 26 जनवरी के बाद और जून 30 से पहले. तो वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन्स है. ठीक है. भारत का नागरिक बन जाएगा. मान लो उस टाइम पे कोई फॉरेनर यहाँ पे घूमने आया हो और उस टाइम पे अगर उनका बच्चे का जन्म हमारी धरती पे हो जाए, इंडिया के अंदर हो जाए, तो वो बाय बर्थ ही इंडियन कहलाया जाएगा. ठीक है. उसकी सिटीजनशिप इंडियन ही मानी जाएगी. ए पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ she or he is born in India on after July 1, 1987, but at the time of birth either of his parents was a citizen of India. अब देखो जो ये पहला पार्ट था इसके अंदर क्या था कि 1950 से 1987 के बीच में आपका यहाँ पे जन्म हुआ होना चाहिए, 26 जनवरी से 30 जून के बीच में, तो आप बाई बर्थ ही इंडियन सिटीजन हो. लेकिन 1987 के बाद जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए एक कंडीशन है कि आप बाय बर्थ ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली इंडियन सिटीज़न नहीं बन पाओगे. उसके लिए आपका कोई भी पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, या तो फादर होने चाहिए या फिर मदर. ठीक है. तो ये एक दूसरी कंडीशन हो गई थी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे एक नोट है कि जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट है, जो दूसरे विदेशी राजदूत यहाँ पे इंडिया के अंदर जिनकी पोस्टिंग हो रखी है, उनके बच्चे और एनिमी एलियंस, जो कंट्री जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, और उसके बच्चे अगर वो उनका जन्म यहाँ पे होता है, इंडिया की धरती पे होता है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते बाय बर्थ. ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है. बाय डिसेंट, यहाँ पे क्या है? बाय डिसेंट मतलब बाय ओरिजिन कि भाई आपका जन्म या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म इन प्रीवियस टाइम में कहाँ पे हुआ था, उसके बेस पे. ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 1950. देखो 26 जनवरी 1950 के अंदर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है. ठीक है. तो वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसके फादर या फिर मदर वो सिटीजन हो इंडिया के उस बच्चे के जन्म के टाइम पे. ठीक है. अगर किसी भी पेरेंट्स में से या तो माँ या फिर बाप, अगर वो एक भी इंडियन सिटीजन हुआ उस बच्चे के जन्म पे, तो बाय डिसेंट उस लड़के को भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है. ठीक है. चिल्ड्रन ऑफ दोज हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट एज आल्सो चिल्ड्रंस ऑफ नॉन सिटीजन हु आर इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may also take advantage of this provision and become the Indian citizen.
देखो ये बच्चे, देखो जो जिनके माँ बाप इंडियंस है उनके बच्चों के लिए तो ये बेनिफिट है ही है। अब दूसरा बात करते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स इंडियन नहीं है और उनके बच्चे को चाहिए अब यहाँ की सिटीजनशिप। तो क्या है ना, जो लोग जो इंडियंस नहीं है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं, ठीक है, मान लो हमारी देश की एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ में है, वहाँ पे कोई पर्सन XYZ काम कर रहा है उस देश का, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमारी एम्बेसी के अंदर, तो उसको भी ये प्रोविज़न है, उसको भी ये बेनिफिट है कि वो इंडियन सिटीज़न बन सकता है, उसके बच्चे इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं बाई डिसेंट, ठीक है। उसके लिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ थोड़े बहुत और रूल्स लागू होते हैं जिसके थ्रू उनकी सिटीजनशिप इंडिया के अंदर स्टार्ट हो सकती है। एक होता है फिर बाई रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे हो सकता है, ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनी पर्सन हु इज़ नॉट ऑलरेडी एन इंडियन सिटीजन बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of this act can acquire the citizenship by registration if that person belong any one of the following categories। देखो अगर इनमें से बाई बर्थ और बाई डिसेंट अगर कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो बाई रजिस्ट्रेशन उसको उसके पास चांसेस है कि वो भारत का सिटीजन बन सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को वो फुलफ़िल करता हो, अगर वो उस चीज़ को फुलफ़िल करता हो तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, who are ordinary resident in India and who have been so resident for at least 6 months immediately before making an application for registration। अब कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है, मान लो उसके पेरेंट्स वगैरह पहले भारत में रहे हों, ठीक है, अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए है तो उसको जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा उससे पहले 6 महीने तक वो लगातार इंडिया में रह रहा होना चाहिए। 6 महीने जिस दिन वो कंप्लीट कर लेगा उसके दिन उसके नेक्स्ट डे जाके वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है, ठीक है। या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अब देखो कोई भी ऐसा पर्सन जो पहले इंडियन था, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पहले भारत के अंदर रहता था, लेकिन आफ्टर वो बाहर चला गया, अब उसके बच्चे यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। वुमेन हु हैव बीन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कोई भी इंसान यहाँ पे आके शादी कर ले, ठीक है, यहाँ कोई भी वुमेन यहाँ पे आके शादी कर ले किसी भी मैन से तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पेरेंट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मान लो कि कोई पेरेंट्स उसने इंडियन सिटीजन छोड़ दी तो उसके साथ उसके जो भी बच्चे हैं उनकी सिटीजनशिप भी इंडिया की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन वो अडल्ट हो जाएंगे 18+ हो जाएंगे तो वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी इंडियन सिटीजनशिप दोबारा से एक्वायर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बाई नेचुरलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, उसके बाद से आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे कवर हो सकती है, मतलब स्टार्ट हो सकती है, आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एनी पर्सन हु डज नॉट कम एनी under of the categories mentioned above can acquire Indian citizenship by naturalization, ठीक है, if his application for the same has been accepted by government of India and certificate is granted to him to that effect। अब मान लो कोई भी बंदा वो बाई बर्थ बाई रजिस्ट्रेशन बाई डिसेंट एलिजिबल नहीं है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो क्या कर सकता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन लिख सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो एप्लीकेशन मान ली तो उसको फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ की सिटीजनशिप का, और उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ कंट्री विच प्रोहिबिट इंडियंस बिकम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाई नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भारत के अंदर उस नागरिक को भारत की सदस्यता नहीं मिलेगी जो कंट्री खुद, अगर हम किसी दूसरे देश के अंदर जाते हैं, अगर हमें बाई नेचुरलाइजेशन वहाँ की नागरिकता ना देती हो तो उनके सिटीजन्स को यहाँ पे आके इस सेम प्रोसेस से नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है।
ही हैज़ बीन रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग। दूसरा कि भाई जिस कंट्री में वो रह रहा है अगर वो उस देश की सदस्यता छोड़ देता है तो भारत में आके उसकी सदस्यता उसको मिल सकती है। ठीक है, ये भी एक उसके लिए कंडीशन है कि उसको अपनी सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़नी पड़ेगी जिस देश से वो आया है। ठीक है, ही हैड आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और हैड बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नॉर्मली फॉर अ 1 ईयर इमीडिएटली प्रियर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस बंदे को चाहिए यहाँ पे यहाँ की नागरिकता, तो उसके लिए क्या है ना, या तो वो 1 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्विस में काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, है ना। मान लो वही एग्जांपल था कि कोई भी बाहर एम्बेसी है, वहाँ पे XYZ पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है तो 1 साल उसको काम करते हुए वहाँ पे हो जाना चाहिए, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन डाल सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। कि मतलब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख सकता है कि मेरे को सदस्यता चाहिए आपके देश की, आपके देश की नागरिकता चाहिए। या फिर वो लगातार 1 साल से इंडिया के अंदर रह रहा हो, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख सकता है कि सर मेरे को इन तीनों ऊपर वालों में से कोई किसी भी चीज़ को मैं फुलफ़िल नहीं करता, तो आप मेरी सदस्यता या फिर यहाँ की नागरिकता एक्सेप्ट करें। तो वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को देखती है कि इसने ये क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल किया है या नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है ना कि जब वो लास्ट 1 साल से यहाँ पे रह रहा था, ठीक है, लास्ट 1 ईयर वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर इंडिया के अंदर रह रहा हो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डालने से पहले, तो ये तो इसकी एक कंडीशन होगी। लेकिन उस 1 साल से पहले भी वो इंडिया के अंदर या तो 11 साल से रह रहा हो, ठीक है, लगातार एप्लीकेशन डालने से पहले 1 साल तो रहना ही रहना है, और उससे पहले भी अगर वो 11 साल में से 7 साल में से 4 साल लगातार इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहा हो, तो एक ये दूसरी भी कंडीशन है उसके लिए कि ये भी होना चाहिए, तब जाके उसको नागरिकता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, उसका करेक्टर गुड होना चाहिए, अच्छे करेक्टर का इंसान होना चाहिए। अगर उसकी हिस्ट्री ख़राब रही है या फिर कोई क्रिमिनल है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको सिटीजनशिप यहाँ की मिल पाएगी। फिर अगली बात है कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी लैंग्वेज डाल रखी है हमने, उनमें से किसी भी कोई भी एक लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है यहाँ की नागरिकता का तो वो फिर इंडिया में ही रह सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यू कर सकता है। और फिर बात करते हैं भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी दूसरे देश की टेरिटरी या कोई बाहर की टेरिटरी भी अगर हम अपने देश के अंदर मिला लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस एरिया के लोगों को मतलब नागरिकता प्रोवाइड कर सकती है भारत की, कि हाँ भाई हम इन लोगों को यहाँ के सिटीजनशिप मतलब भारत की सिटीजनशिप दे सकते हैं या दे रहे हैं। अब ये तो थे पीछे वाले कि हम कैसे कैसे नागरिकता ले सकते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेट कैसे हो सकती है नागरिकता। ठीक है, उसके लिए भी कुछ एक्ट हैं या फिर कुछ प्रोविजंस हैं, लाइक बाय रिनंसिएशन। इफ़ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ आल्सो ए नेशनल ऑफ अनदर कंट्री renounce his Indian citizenship through a declaration in a prescribed manner, he ceases to be an Indian citizen of registration such declaration। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई भी इंडियन बाहर किसी विदेश में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके मतलब एक प्रॉपर डिक्लेयर करता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन में लिखता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना रहा हूँ, तो उसके बाद सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उसके जो लेटर है, जो भी डिक्लेरेशन है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके तुरंत प्रभाव से उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर उस टाइम पे भारत की उस देश के साथ में लड़ाई चल रही हो, वॉर चल रही हो, तो उस इंसान की जो एप्लीकेशन है उसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। उस टाइम पे उसकी नागरिकता यहाँ से ख़त्म करने की जो एप्लीकेशन है वो नामंजूर हो जाती है, उसको माना नहीं जाता। उसका एक रीज़न ये भी है, मान लो XYZ देश के साथ में हमारी लड़ाई हो गई और वही इंसान उस देश को इंटेल प्रोवाइड कर रहा था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, कि भाई
यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब हमारी जो खुफिया जानकारी वो प्रोवाइड कर रहा था और हमको ये पता लग गया कि हाँ यही इंसान था, और ऊपर से उसने एप्लीकेशन डाल दी कि मैं यहाँ की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। तो फिर क्या है ना, अगर हमने वो एप्लीकेशन मान ली तो फिर वो दूसरा देश, और हमने उस बंदे को मान लो अरेस्ट भी कर लिया, तो फिर वो दूसरा देश है ना, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाके ये अपील कर सकता है या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर जाके अपील कर सकता है कि इन्होंने मेरे देश के नागरिक को पकड़ा है, ठीक है, उसको वहाँ से बरी करवाया जाए और उसने वहाँ पे कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। तो ये कुछ मतलब फिर है ना, भारत के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी हो जाएगी कि भाई उसमें, कि भाई ये उस देश का नागरिक है और हमने पकड़ के इसको रखा हुआ है। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि भाई यहाँ पे अगर भारत किसी भी देश के साथ में लड़ाई उसके साथ चल रही है तो उस टाइम पे उस देश की अगर कोई नागरिकता लेना चाह रहा हो तो उसको उस कुछ टाइम के लिए सीज कर देता है, रोक देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब मान लो किसी मेल पर्सन जो इंडियन सिटीज़न था, ठीक है, उसने यहाँ की सदस्यता छोड़ दी, तो उसके जितने भी छोटे बच्चे उनकी भी सदस्यता यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, अडल्ट हो जाएंगे, तो अडल्ट होने के 1 साल के बाद में वो दोबारा से यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है ना, अपनी फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद से अब जो उनकी इंडियन सिटीजनशिप है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाई टर्मिनेशन की। टर्मिनेट कैसे हो सकती है? एनी पर्सन हु एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। अगर बाई नेचुरलाइजेशन वे से या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है और वो फिर वॉलंटरली मतलब खुद की मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की सदस्यता को अपना लेता है, तो उसी टाइम से उसकी भारत की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाई टर्मिनेशन में था। अब बाई डेप्रीवेशन, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ पावर है, वो डिप्राइव कर सकती है किसी भी सिटीजन को कि भाई उसको सदस्यता उसकी ख़त्म कर सकती है, ठीक है, उसकी सीज कर सकती है सदस्यता को। लेकिन द गवर्नमेंट मे नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ एवरी सिटीजन। हर एक सिटीजन के मामले में उसको ऐसे डिप्राइव नहीं कर सकती, उसकी सदस्यता को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। इट अप्लाइज ओनली टू दोज हु एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। अगर जिस इंसान ने नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ली है, ये वाला रूल केवल उसी पे लगता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाई रजिस्ट्रेशन, और या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू लिया है या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू, ये सिर्फ उन्हीं दो पे लागू होता है, जैसे कि टर्मिनेशन वाला भी दो पे लागू होता है, ऐसा। अब बात करते हैं CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिस पे काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था। द कन्फरेंट ऑफ ए पर्सन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ गवर्न बाई आर्टिकल 5 to 11। देखो सिटीजनशिप का जितना भी पूरा मामला है वो आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दिस मैटर is the Citizenship Act of 1955, which have been amended by the Citizen Amendments Act of 1986, 1992, 2003, 2005, 2016 एंड 2019। मतलब कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें? दो 4 और 6 बार इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है। और यहाँ पे क्या कहा गया था ना कि भाई यहाँ पे जो डेफिनेशन है ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भारत के अंदर इलीगली आते हैं, हिंदू हो गया, सिख हो गया, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, और जो पर्टिकुलर इन 3 देश से आते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और वो इंडिया के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, ठीक है, इलीगली, तो उनको क्या है ना 5 साल के अंदर फास्ट ट्रैक तरीके से भारत की सदस्यता दे दी जाएगी। इसी चीज़ को बवाल हुआ था कि भाई यहाँ पे आपने इतने रिलीजन तो ऐड कर दिया लेकिन एक मुस्लिम रिलीजन को वहाँ से निकाल दिया, तो ये एक तरह से आप भेदभाव कर रहे हो, है ना, सबको इक्वल लेके नहीं चल रहे। तो ये थी लोगों की डिमांड कि भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ रूल्स थे, कुछ प्रोविज़न थे एलिजिबिलिटी के लिए। पहला तो अप्लाइज टू द पीपल हु वर फोर्स टू सीक द शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना, किसी देश के अंदर
ये कुछ कितने हैं, दो दो चार और पाँच, ये 5 रिलीजन के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनकी मास किलिंग हो रही है, फिर वो वहाँ से डर के, ठीक है, उनको फोर्सफुली वहाँ से भागना पड़ा और भारत में आके उन्होंने शेल्टर ली कि भाई हाँ हमारे रिलीजन को खतरा है और हमको मारा जा रहा था। तो अगर वो इस तरह से आए तो भी उनको भारत की सदस्यता मिल सकती है। द कट ऑफ डेट वॉज December 31, 2014। देखो इस डेट से पहले जितने भी आए हैं, है ना, उनको सिर्फ उनको ही ये सदस्यता मिल सकती है, वही इस CAA 2019 के अंडर में आते हैं। इंडियन सिटीजन अंडर present law is given either to those born in India or they have been residing in country for minimum 11 years। अभी क्या है ना, अगर कोई लगातार 11 साल से भारत के अंदर रह रहा है तो प्रेजेंट लॉ के अंडर में तो उसको सदस्यता भारत की मिल जाती है, जब वो 11 साल से लगातार यहाँ पे भारत में रह रहा हो। देखो यहाँ पे क्या है ना, जब वो जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा देता है उसी दिन से एक तरह से उसकी सदस्यता स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको राइट टू वोट नहीं दिया जाता। वो जब 11 साल कवर कर लेगा उसी दिन उसको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये इसमें एक थोड़ा सा रूल के अंदर बदलाव है। अकॉर्डिंग टू द 2019 एक्ट, ए फॉरनर में रजिस्टर एज एन OCI, ठीक है, ओवरसीज कार्ड होल्डर इंडियन अंडर 1955 एक्ट इफ़ दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मतलब उसके पेरेंट्स कोई भी, ठीक है, या फिर उसके दादा दादी भारतीय हों तो वो भी क्या है ना, यहाँ की सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकता है। द न्यू एक्ट आल्सो एंटाइटल द OCI कार्ड होल्डर टू बेनिफिट सच राइट टू ट्रैवल। देखो जिसके पास भी OCI कार्ड होगा, ठीक है, वो इंडिया के अंदर पढ़ भी सकता है, काम भी कर सकता है, यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकता है, उसको कोई अलग से परमिट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। मतलब एक तरह से एक नॉर्मल इंडियन की तरह वो यहाँ पे रह सकता है। अगर OCI कार्ड होल्डर को यहाँ की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो OCI कार्ड होल्डर कौन होता है, वो फॉरनर जिसके पेरेंट्स या फिर जिसके दादा दादी यहाँ पे इन पास्ट इंडियन सिटीजन रहे हों, ठीक है, उसी को ये वाला कार्ड अवेलेबल हो सकता है, मतलब ये वाली बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और फिर वो खुद भी इंडियन सिटीजन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है ना कि या तो वो इंडिया के अंदर 5 साल से रह रहा हो, मतलब या तो उसके पास कार्ड 5 साल से हो, या फिर वो दूसरा कंडीशन ये है कि इंडिया के अंदर पिछले 12 महीने से रह रहा हो, मतलब 1 साल से रह रहा हो। अगर वो इंडिया के अंदर आके लगातार 1 साल से रह रहा है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आके अपनी एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद से जो उसकी सदस्यता यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और इन फ्यूचर वो पूरी तरह से इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। अब CAA क्या है ना, कौन से एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होता जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया लाइक असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, ठीक है। और दूसरा जो इनर लाइन परमिट एरिया है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पे जो लोग आके बसे हैं, ठीक है, इन्हीं रिलीजन से, तो ये उन पे लागू नहीं होता। अब दूसरी बात की ये NRC से क्यों अलग है। देखो NRC के अंदर मोस्टली क्या था ना, टारगेट किया गया था किनको, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो असम के अंदर आके बस गए थे, जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर जो भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ से आके जो इलीगली यहाँ पे बस गए थे, तो उनसे वहाँ के भाई सबूत मांगा गया था कि आप हमको ये प्रोवाइड करो कि आप यहाँ के नागरिक हो और इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। उनको ये प्रूव करना था कि भाई या तो वो खुद या फिर उनके एंसेस्टर की दादा दादी असम के अंदर रह रहे हो, कब से, 24 मार्च 1971 से पहले से। तो अगर वो ये प्रूव कर देते हैं तो उनकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात क्या है ना कि NRC को पूरी कंट्री में लागू किया गया, लेकिन ये क्या लागू हो सकता है, लेकिन ये रिलीजन बेस पे नहीं होगा कि भाई सिर्फ हिंदू आ सकते हैं या पारसी, क्रिश्चियन, सिख, नहीं, वो सब पे इक्वली लागू होगा। अनलाइक CAA का तो हमने पढ़ा ही था जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी कि भाई यहाँ पे जितने भी हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, ये इन्हीं के लिए इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। और दूसरा
कि कहाँ से 3 पर्टिकुलर कंट्रीज से अगर वो आते थे इस डर से कि उनको मार दिया जाएगा या फिर उनके जो रिलीजन है उसको ख़तरा था, तो उस वजह से फोर्सफुली वो इंडिया में आके उनको शेल्टर लेना पड़ा। तो उन्हीं को सदस्यता यहाँ की इसके अंडर में मिल सकती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूज़ीज़ को। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर सिटीजनशिप का, चैप्टर नंबर 6, और ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि खुद आपको बुक से भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो बुक्स तो फिर भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिया तो बात ख़त्म। यहाँ से पढ़ो, एक जनरल आइडिया लो कि चैप्टर के अंदर क्या है, कोई भी फिर आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद अपनी बुक को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो तब जाके आपको ये सब समझ आएगा। ठीक है, कोई भी कमी हो, कोई भी गलती मैंने कर दी हो या फिर कुछ भी गलत बताया गया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गलती बिल्कुल हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कोई भी इशू हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।